नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू सिंपली से इज कि अभी हम दूसरी चीज डिस्कस करें, दूसरी मेथड। तो मैंने आपसे जैसे पहले कहा था कि एवरेज प्रॉफिट मेथड के आप कोई भी क्वेश्चन जो है किसी भी बुक के आप कर सकने चाहिए, ठीक है। एनी बुक, आपके लेवल की जो भी बुक है, तो एक दो कुछ क्वेश्चन तो मुझे सिर्फ एक उसने भेजे हैं, मिश्रा ने कुछ ट्राई किए क्वेश्चंस दूसरी बुक से। तो आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है, आप एवरेज प्रॉफिट मेथड के आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और उससे आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं। और कुछ डाउट जो है हिमांशु के, वो हम देख लेंगे, दैट पार्ट आई विल डिस्कस विद यू। अच्छा, एक दो चीज मुझे याद, मुझे एक बिफोर आई फॉरगेट, संडे को मुझे आपकी एक क्लास लेनी रहेगी। तो संडे का आप टाइम मुझे दीजिएगा। संडे को मुझे एक दो चीज आपको बतानी है, जो चीज मैंने आपको अलग ढंग से पढ़ाई है, और वो जानबूझ के, क्योंकि मैं मेरे हिसाब से वही सही। लेकिन आपको भी स्कूल में भी एग्जाम्स आ रहे हैं, तो स्कूल में कुछ अलग ढंग से कराएंगे चीजें, तो वहां पे वो गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सा पॉइंट है, आधे घंटे पौन घंटे की क्लास हो सकती है, और कोई डाउट वगैरह तो दैट इज देयर। तो यू नीड टू डिसाइड, वो टाइम एक डिसाइड करके मैं बता दूंगा कि जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उसके अंदर चार्ज और अप्रोप्रिएशन का जो फर्स्ट चैप्टर में डिफरेंस है, वो मुझे थोड़ा अलग, ठीक है। हमने सैलरी का और आईसी का चार्ज भी पीएनएल अप्रोप्रिएशन में लिखा है ना। टीएस ग्रेवाल, ये दूसरे लोग उसको पीएनएल अकाउंट में लिखते हैं, बिकॉज वो चार्ज है। तो एनीथिंग दैट इज चार्ज दे राइट इन पीएनएल अकाउंट, ऐसा उनका मानना है। और वो पहले से प्रॉफिट से कम होना चाहिए। तो टेक्निकली मैं किसी से अपने आप को कम मानता नहीं हूँ, प्रॉब्लम ये है मेरी, है ना। तो इसलिए आई डोंट कंसिडर, मैंने कहा वो चाहे टीएस ग्रेवाल हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो वो अलग बात है। तो इसलिए मैंने आपको वो ट्रीटमेंट दिया है जो सही है और होना चाहिए। तो बट मैं आपको, दोनों बात है इस एग्जाम में, एक नॉलेज एक अपनी जगह होती है और स्कोरिंग आर्ट अपनी जगह होती है। तो टू स्कोर इन सच एग्जाम्स देयर इज अ डिफरेंट स्किल रिक्वायर्ड। तो कई भी क्या होता है कि अपनी नॉलेज को थोड़ा सा अपने को अपने साइड में रखना पड़ता है, और स्कोरिंग जो है वो तरीका अपनाना पड़ता है। तो वी हैव टू डू दैट आल्सो इन 12th। तो वो मैं स्कोरिंग वाला मेथड आपको बता दूंगा, तो आप वो कराइएगा उसके अंदर, ना सिंपल सी चीज। तो संडे का टाइम मैं डाल दूंगा ग्रुप में, और वो आप देख लीजिएगा, ठीक है आर्यन, थैंक यू। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं अब दूसरी चीज बता रहा हूँ, है ना। अभी हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड की थी। अब हम एक चीज समझेंगे, जो दो मेथड्स है हमारी, दूसरी दो मेथड्स हमारी कौन कौन सी है। एक सुपर प्रॉफिट मेथड है और एक कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड है। तो वी हैव वन सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड। जब हम सुपर प्रॉफिट मेथड की बात करते हैं या कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड की बात करते हैं, इन दोनों में एक कॉन्सेप्ट लगता है जिसको हम कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है। तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना चाहिए। तो जो नेक्स्ट सीट है वो सिर्फ इस पे है कि सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड आपको कैसे निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए अलग सिचुएशंस, मैं आपको बैलेंस शीट दे रहा हूं। अच्छा, पहली बात, कैपिटल एम्प्लॉयड है क्या। जब मैं कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करता हूं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड से मेरा मतलब यह है कि वो पैसा जो पार्टनर्स को मिलेगा अगर आज फर्म बंद हो जाए, तो मतलब बैलेंस शीट देखकर आपको यह अमाउंट निकालना है कि जो पार्टनर्स घर ले जाएंगे अगर आज बिजनेस बंद हो जाए तो बैलेंस शीट में क्या होगा, कुछ एसेट्स होंगी, कुछ लायबिलिटीज होगी, कैपिटल होगी। बैलेंस शीट में तो ये होता है। तो पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो भी बैलेंस शीट में दी गई है। तो सवाल ये उठता है कि पार्टनर्स की कैपिटल बैलेंस शीट में दी गई, तो ये पार्टनर्स अपने पैसा जो घर ले जाएंगे उसको हम कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब आज अगर ये फर्म बंद हो जाए तो ये बिजनेस की सारी एसेट्स हम बेच देंगे, लायबिलिटीज सेट ऑफ कर देंगे, तो जो पार्टनर्स घर ले जाएंगे पैसा, वो है कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। दैट इज व्हाट इट इज। तो अब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये मेरी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में हमारे पास एसेट्स है, एंड एसेट्स से 3 लाख रुपीस, ठीक है। और हमारे पास लायबिलिटीज है 1 लाख, और पार्टनर्स की कैपिटल। तो एसेट्स 3 लाख है, लायबिलिटीज 1 लाख है, पार्टनर्स की कैपिटल 2 लाख रुपीस है।
तो अगर इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जाए एकता कि पार्टनर्स, अगर आज की डेट में तुम सबसे लेट आई हो, तुम बताओगी, है ना, पार्टनर्स को अगर फर्म बंद हो जाए तो पार्टनर्स घर कितना पैसा लेकर जाएंगे एकता? एकता तुम्हारा आज पेपर हुआ ना, यू हैड अ टेस्ट टुडे? यस सर। हाँ, तो तुम टेस्ट अच्छा गया तुम्हारा? सर टेस्ट कैसा गया, अच्छा गया नहीं गया? अच्छा गया। अच्छा गया ना। तो एक बार आओ तो सही, कैमरे से चालू करो, देखे तुम्हारे चेहरे से मुझे मालूम पड़ जाएगा कि चेहरे पे 12 बजी हुई है कि 13 बजी हुई है ना। मैं 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा फटाफट, बट वो सभी लोगों को चैट से जवाब देना है, ठीक है? मैं किसी एक से पूछ रहा हूँ यहाँ पे हॉट सीट पे, बाकी सब मुझे चैट से जवाब देंगे, है ना। एकता अभी तुम बताओ, ये हमारे पास बिजनेस, ये बैलेंस शीट है एकता, ठीक है? चेहरे पे तो तुम्हारे 13-14 बज रही, मतलब पेपर तो बिगड़ गया तुम्हारा आज। हाँ एकता बोलो। ओके ओके ठीक है, एक रिस्पांस आएगा, 2 आ गए, ठीक है ठीक है ठीक है। एकता आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पांस। एकता मैं वेट कर रहा हूँ। सही बात, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दो। नहीं तो आप आइए तो सही सामने, कम फ्रंट, आगे आइए। तो एसेट्स 3 लाख है, और हाँ एसेट्स 3 लाख के, लायबिलिटीज, पार्टनर्स घर कितना पैसा लेकर जाएंगे अगर आज फर्म बंद हो जाए तो? आई गॉट ओनली इन रिस्पॉन्स इन माई चैट दीप्ति, अंश एंड शौर्य, बाकी किसी का नहीं है। अगर आज एकता फर्म बंद हो जाए, पार्टनरशिप बंद हो जाए, तो पार्टनर्स घर कितना पैसा लेके जाएंगे? 3 लाख लेके जाएंगे कि 2 लाख लेके जाएंगे कि 1 लाख लेके जाएंगे, या 4 लाख लेके जाएंगे, 6 लाख लेके जाएंगे, 7 लाख लेके जाएंगे? व्हाट डू यू थिंक? तो जो तुमको समझ में आया वो तुम बताओ। अच्छा सार्थक तुम भी आ जाओ जरा, सार्थक तुम भी आओ जरा। हाँ हाँ क्या कह रहे हो 2 लाख। सार्थक? एक से हाँ 4 लाख। सार्थक ये 3 लाख की एसेट्स है, एक फर्म है जिसमें 3 लाख की एसेट्स है। सार्थक ये 3 लाख की एसेट्स, 3 लाख है ना। इस 3 लाख की एसेट्स अगर तुम, जब फर्म बंद होगी तो सबसे पहले सारा पैसा मतलब पार्टनर्स को दे दोगे कि ये लायबिलिटीज चुकानी पड़ेगी पहले? पहले लायबिलिटीज। तो भैया 3 लाख में 1 लाख लायबिलिटी चल गया तो कितना बच गया तुम्हारे पास में? 2 लाख। बस, तो पार्टनर्स को 2 लाख रुपीज मिलेगा। पार्टनर्स ने लगाई 2 लाख रुपीज है। पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है? 2 लाख रुपीज है ना। बैलेंस शीट में एसेट्स लायबिलिटीज दोनों बराबर होती है ना। एसेट्स 3 लाख है, लायबिलिटीज कितनी? 1 लाख। तो ये इसका मतलब ये थोड़ी कि, तो हाउ कैन यू ऐड दिस? ये इसमें 3 लाख में 4 लाख कहां से 1 लाख और ऐड कैसे हो जाएगा? मतलब फर्म के पास एसेट्स ही 3 लाख की है, हाँ, और फर्म पार्टनर्स 4 लाख कैसे ले जा सकते हैं? एकता कैसे ले जा सकते हैं 4 लाख? हाँ मैं 2 लाख ही बोल रही थी। अरे तुमने 2 लाख बोला, अच्छा ठीक है, फिर सार्थक ने गलत बोला। सार्थक 3 लाख के एसेट्स है, 3 लाख के एसेट्स में से सबसे पहले तुम लायबिलिटीज का पेमेंट करोगे, फिर कितना बचेगा? 2 लाख। 2 लाख बचे। तो पार्टनर्स कितने लेके जाएंगे? 2 लाख लेके 2 जाएंगे, लाख। ठीक है। एकता ठीक है, 2 लाख लेके आएंगे, तुम सबसे समझदार है ना। सार्थक समझ में आ गया तुमको 2 लाख लेके आएंगे। अच्छा अब ये बताओ, यहाँ पे अगर मेरे पास बैलेंस शीट में मैं एक चेंज करता हूँ, बैलेंस शीट में मैं एक चेंज कर रहा हूँ, बैलेंस शीट में अब चेंज कर रहा हूँ। अब ये तुम दोनों यहाँ बैठे रहो, बाकी लोग सब चैट से जवाब देंगे, ये 2 लोग जो है यहाँ पे बिल्कुल साक्षात प्रेजेंट रहेंगे लाइव, ठीक है। ये बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट के अंदर ये हमारे पास लायबिलिटीज 1 लाख। अच्छा ये हो गया। अब मैं यहाँ पे एक चेंज करता हूँ कि यहाँ पर 1,75,000 की कैपिटल है और रिजर्व्स है, जनरल रिजर्व्स या कोई जैसे। नाउ हाउ मच पार्टनर्स वुड टेक? दोनों बताइए, एकता एंड सार्थक, बाकी लोग चैट से जवाब देंगे। ओके शौर्य, आई गॉट द रिस्पांस ऑफ शौर्य। ये बैलेंस शीट है, पार्टनर्स को अब कितना पैसा मिलेगा घर ले जाने के लिए? हाउ मच पार्टनर्स कैन टेक? ओके अंश, ओके ध्रुवी, हाँ सर 2 लाख। ओके ओके आर्यन, सार्थक, हाउ मच पार्टनर्स विल टेक होम? 2 लाख। 2 लाख। शौर्य 2 लाख रुपीज। ये जब आप फर्म के एसेट्स बेचोगे 2-3 लाख की, 3 लाख के अंदर आपको सिर्फ 1 लाख रुपीज का पेमेंट करना है।
तो 2 लाख जो बच रहा है वो पूरा पूरा पार्टनर्स ले जाएंगे। जो रिजर्व है, रिजर्व किसी को देना नहीं होता है, रिजर्व के अगेंस्ट जो पैसा है वो भी पार्टनर्स को मिलता है। ठीक है दीप्ति? Yes, sir. है ना? एंड एवरीबॉडी, तो 2 लाख विल बी द कैपिटल एम्प्लॉय। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब मैं यहाँ पे आपसे कहता हूँ डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 20,000 का। तो ये आपके पास जो एसेट्स हैं वो 2,80,000, 3 लाख और ये 3 लाख। हाउ मच पार्टनर्स वुड टेक, ये अब मैसेज भेजिए सबको अपने अपने चैट में, और एकता और सार्थक बताएंगे। हाउ मच पार्टनर्स वुड टेक? 2 lakh. कैसे निकाला अभी 2 लाख तुमने? अच्छा वही, अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बेटा। ठीक है अंश, यस फाइन। सर ये नीचे ये क्या लिखा है ब्लू से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है। इट इज प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिया हुआ है। बैलेंस शीट के एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है 20,000 का। ओके आरीन, कुछ समझ में नहीं आ रहा सार्थक? नो सर ये नहीं है। अच्छा ये बताओ कि एसेट्स फर्म कितने की बेच पाएगी अपनी एसेट्स? सर क्या? फर्म अगर अपनी एसेट्स को बेचती है तो कितने रुपए में बेच पाएगी? व्हाट इज द अमाउंट दे आर गोइंग टू गेट बाय सेलिंग द एसेट्स? 2,80,000। 2,80,000। और लायबिलिटी कितनी है? 1 लाख। तो आपको 2,80,000 मिलेगा और आप 1 लाख का पेमेंट कर देंगे बस। तो आपके पास 1,80,000 बढ़ जाएगा जो पार्टनर्स घर ले जा सकते हैं। यस सर। तो मैं यहाँ पे आपको बस एक चीज क्लियर कर दूं, श्योर 1,80,000 में। ठीक है, अब मैं इसको क्लियर करता हूँ कि इसको कैसे हम निकाल सकते हैं। अलग अलग ढंग से, 2-3 ढंग से हम निकाल। इसका तो एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड का। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एसेट्स एक्सक्लूडिंग ये इसको कहते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड दिया हुआ है तो वो लॉस है, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस लायबिलिटी साइड दिया हुआ है तो वो प्रॉफिट होता है। तो बैलेंस शीट यहाँ जो एसेट साइड दे रखी है लॉसेस है। अब इसी ढंग से और क्या क्या आइटम हो सकते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड में, वो भी मैं बता देता हूँ। बैलेंस शीट के एसेट साइड में 2-3 तरह की चीजें हो सकती हैं। एक हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक हो सकता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, या आप लिख लीजिए सबको फिक्टिशियस एसेट्स के नाम अपनी अपनी नोटबुक में। व्हाट आर द फिक्टिशियस एसेट्स? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस है, एसेट साइड आ रहा है तो डेबिट बैलेंस है। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस तो हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है। पीएनएल अकाउंट डेबिट बैलेंस, प्रीमियरी एक्सपेंसेस। फिर आप लिखेंगे इसके अंदर एक और चीज होती है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। आपके लेवल पे ये 3 मेन आइटम हैं जो आपको कभी कभी क्वेश्चन में दिए हो सकते हैं, और या हो सकता है कि कभी फिक्टिशियस एसेट्स करके नाम ही दे दे, तो आप वो रहने दीजिए। बस ये 3 चीज हो सकती है मेनली आपके लिए, सबसे कॉमन है। ये तीनों आइटम फिक्टिशियस एसेट्स कहलाती है। फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब क्या है? ये तो है लॉस, ये एक्सपेंस है जो अभी तक क्लोज नहीं हुआ, अकाउंट ही बंद नहीं हुआ, ये भी एक्सपेंस है जो अकाउंट अभी बंद नहीं हुआ। तो इसका कोई पैसा नहीं मिलेगा आपको। आप एसेट्स बेचने जाओगे तो इनका कोई पैसा नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ 2,80,000 जो आपके एसेट्स है वही बिकेंगे। तो एसेट साइड का जो टोटल है उसमें से इनको हटा देंगे फिक्टिशियस एसेट्स। तो एसेट्स एक्सक्लूडिंग एसेट्स टोटल, एसेट साइड का टोटल जो है एक्सक्लूडिंग fictitious assets, ये माइनस, इसमें से आप क्या माइनस करोगे? एक्सटर्नल लायबिलिटी।
ठीक है, एसेट्स टोटल में से आप फिक्टिशियस एसेट्स जो है वो हटा दीजिए और उसमें से एक्सटर्नल लायबिलिटी पे हटा दीजिए जो आपको पे करना, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। दूसरा फॉर्मूला क्या आपको, दूसरा फॉर्मूला है आप पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब लायबिलिटी साइड में अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, अगर लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है मतलब उसका क्रेडिट बैलेंस है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब होता है पीएनएल अकाउंट जिसका क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ये रिजर्व के साथ आता है प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो लायबिलिटी पार्टनर्स कैपिटल रिजर्व्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, ये हम माइनस कर देंगे। इवन फिक्टिशियस एसेट्स एंड गुडविल, गुडविल भी हम माइनस कर देते हैं अगर बैलेंस शीट में दिए। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, मैं फॉर्मूला फिर से आपको बता रहा हूं, इसको आप लिख लीजिए सबके सब। उन दो मेथड से आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी होती है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब सीधा सही होता है कि वो पैसा अगर आज की डेट में फर्म हम बंद कर दें तो पार्टनर्स कितना पैसा घर लेके जाएंगे। तो एसेट्स टोटल एक्सक्लूडिंग fictitious assets, excluding fictitious assets माने वो assets जो and goodwill, fictitious assets और goodwill वो दोनों वो हम माइनस कर देते हैं। लेस इसमें से हम घटाएंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी, बाहर वालों को जो पैसा चला जाएगा वो हम घटा देंगे, तो जो बचेगा वो सारा पार्टनर्स का। दूसरा ये मेथड कहलाती है एसेट साइड अप्रोच। एसेट साइड से अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, एसेट साइड अप्रोच, इसमें हमने एसेट साइड के आइटम लिए। दूसरा पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जैसे मैंने आपसे कहा पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस लेस फिक्टिशियस एसेट्स। गुडविल फिक्टिशियस एसेट्स नहीं होती है, बाकी हम गुडविल निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड लगा रहे हैं एंड गुडविल। अगर गुडविल बैलेंस शीट में दे रखी है तो भी माना जाएगा। इसको हम बोलते हैं लायबिलिटी साइड अप्रोच। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर्स फंड। ओके, या ठीक है। वो बेटा नॉन करेंट लायबिलिटीज और शेयर होल्डर्स फंड वाला अंश जो फॉर्मूला है ना, दैट इज इन केस ऑफ कंपनी। कंपनी के केस में कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ी अलग ढंग से निकालते हैं। कंपनी के केस में जो लॉन्ग टर्म फंड्स हैं और शेयर होल्डर्स फंड है वो दोनों को ऐड करते हैं। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं, पार्टनरशिप में सिर्फ पार्टनर्स के पैसे को हम कैपिटल एम्प्लॉयड करते हैं। जब आप कंपनी पढ़ते हो, इवन एफएसए के अंदर जब आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हो तो उसके अंदर आप लॉन्ग टर्म डेट्स एंड शेयर होल्डर्स फंड दोनों ऐड करते हैं। कंपनी के केस में कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है वो पैसा जो लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में लगाया गया है, चाहे वो खुद का हो चाहे बोरो किया हो। लेकिन पार्टनरशिप में कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब वही पैसा है जो पार्टनर्स का पैसा है। तो देयर इज अ डिफरेंस इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर कंपनी एंड पार्टनरशिप। तो ये फॉर्मूले हैं, ये आपको सबको ध्यान रखना है, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के बाद क्या करना होता है, मैं आपको एक स्टेप बता देता हूँ, बाकी वो तो बात की बात है। आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया कि बिजनेस में आपने कितना पैसा लगा रखा है, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड को आप नॉर्मल रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। नॉर्मल रेट
नॉर्मल रेट मतलब जिस रेट से आपको प्रॉफिट होना चाहिए, तो जो आपको मिलता है उसको हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सपोज दो फर्म्स है ए एंड बी और एक और दूसरी फर्म है सी एंड डी। ए एंड बी की कैपिटल एम्प्लॉयड सपोज 10 लाख रुपए की है, सी एंड डी की कैपिटल एम्प्लॉयड सपोज 15 लाख रुपीज की। और जो मार्केट में नॉर्मल रेट चल रहा है, प्रॉफिट कमाने का जो नॉर्मल रेट चल रहा है, नॉर्मल रेट अगर 10% है, तो ए और बी का जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपीज आना चाहिए, और सी एंड डी का जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो 1,50,000 आएगा। तो कहने का मतलब है कि जितनी आपने बिजनेस में कैपिटल लगाई है उसके हिसाब से आपका नॉर्मल प्रॉफिट आता है। तो नॉर्मल रेट अगर 10% है तो जो जितनी कैपिटल एम्प्लॉयड होगी उस हिसाब से उसका नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा होगी तो नॉर्मल प्रॉफिट ज्यादा होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड कम होगी तो नॉर्मल प्रॉफिट कम होगा। दिस इज द सीन। सर अगर एग्जाम में दोनों फॉर्म की अलग अलग रेट मतलब नहीं, नॉर्मल रेट तो इंडस्ट्री का होता है। नॉर्मल रेट अलग अलग फर्म का नहीं हो सकता। नॉर्मल रेट इंडस्ट्री का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि इंदौर के अंदर जो लोग होलसेल ऑयल का काम करते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप कोई भी बिजनेस ले सकते हैं, ऑयल का बिजनेस करते हैं, उनका क्या नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट है, तो पूरे इंदौर का एक ही रेट होगा। मैंने ऐसे एग्जांपल लिया, मुझे मालूम नहीं क्या रेट है, मैंने ऐसे एग्जांपल लिया। दिस इज अ कैच ऑफ 10% में। तो इंदौर के अंदर दो फर्में हैं मान लो थोड़ी देर के लिए, ए और बी और सी और डी। तो ऐसा नहीं नॉर्मल रेट दोनों का अलग अलग होगा, कैपिटल अलग अलग हो सकती है, कैपिटल अलग अलग होगी तो प्रॉफिट भी नॉर्मल अलग अलग आएगा, लेकिन रेट तो सेम होगा। 10% मतलब सभी के लिए 10%। ये मैंने इंदौर का, हो सकता है पूरे एमपी का हम नॉर्मल रेट लें, पूरे इंडिया का हम नॉर्मल रेट ले सकते हैं, उससे कोई बात नहीं पड़ता। नॉर्मल रेट का मतलब है कि वो सबके लिए एप्लीकेबल है, वो रेट सबके लिए सेम है। जिसकी कैपिटल ज्यादा उसका प्रॉफिट ज्यादा, रेट सेम, कैपिटल कम प्रॉफिट कम, ऐसा। इज दैट ओके? यस सर। नॉर्मल रेट अलग अलग नहीं होता है, नॉर्मल रेट एवरेज रेट होता है जो पूरे मार्केट में सबके लिए होता है। अब जैसे कहा जाए कि भाई पासिंग मार्क्स इज 40, तो वो पूरी क्लास के लिए है 40, ऐसा नहीं कि ए के लिए है बी के लिए नहीं है, ऐसा नहीं होता, पूरी क्लास के लिए 40। तो एवरीबॉडी टू पास एवरीबॉडी शुड स्कोर 40, अलग अलग नहीं होगा, सबका एक ही होगा। अब जो उससे ज्यादा लेंगे वो ज्यादा है, जिससे कम है वो कम है, वो अलग बात है, बट नॉर्मल रेट इज सेम फॉर एवरीवन। तो ये आपकी वो शीट है कैपिटल एम्प्लॉयड की, जिसके अंदर मैंने लायबिलिटी साइड अप्रोच दिया है। आज इसमें नॉन ट्रेड वो भी है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी माइनस होता है, वो रह गया था मेरे से। ठीक है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माने ऐसा इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस के बाहर किया हुआ है, वो पैसा जो बिजनेस के बाहर लगा है, जिसका बिजनेस से लेना देना। ठीक है, तो वो हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे ये अलग अलग सिचुएशन है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना आप, तो फर्स्ट केस के अंदर टोटल एसेट्स 12 लाख की है और लाइबिलिटीज 8 लाख की आउटसाइड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी होगी? टोटल एसेट्स 10,50,000 की, आउटसाइड लाइबिलिटी 250 की, रिजर्व 1 लाख का है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी होगी? ये जो मैंने स्टेटमेंट दिए ना, ऐसे एग्जाम्स में आए हुए बोर्ड के अंदर, और बच्चे कंफ्यूज हो गए कि इसके अंदर हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे। तो मैंने वही चीज दी, इसको आपको कंसिडर करके देखना है कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालना। तो ये पहले आप ट्राई करेंगे इसको। तो रिजर्व सी में ऐड होता है ना? रिजर्व्स सी मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड में ऐड होता है ना अपने हाँ हाँ, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल एसेट्स इतनी, मतलब बैलेंस शीट अगर मैं बनाऊं तो बैलेंस शीट का टोटल 10,50,000 है, आउटसाइड लायबिलिटी 2,50,000 की है, रिजर्व उन्होंने 1 लाख दे दिया, तो एसेट साइड का टोटल 10,50,000। इसको मैं यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा ठीक से, तो मैं इसको बता देता हूँ।
बैलेंस वर्स कैपिटल। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन सिंपल ये कह रहा है कि टोटल एसेट्स, अगर अब मैं इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बैलेंस शीट बनाऊं, कभी कभी कंफ्यूजन हो ना, तो जो इंफॉर्मेशन दी उसके बेसिस पे आप बैलेंस शीट बना लो, तो गलतियां कई बार नहीं होती। टोटल एसेट्स आपको दे रखी 10,50,000, ये एसेट साइड का टोटल है, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड का टोटल भी 10,50,000 होगा। लायबिलिटी साइड में आउटसाइड लायबिलिटी जो है वो 2,50,000 दे रखी है। रिजर्व भी लायबिलिटी साइड में ही आते हैं, एसेट साइड में तो रिजर्व आते नहीं है, तो ये रिजर्व्स इधर के हैं 1 लाख के। इसका मतलब पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो ये 3,50,000 कम हो गया, 7 लाख हो गई। तो हमारी इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं तो ऐसी बैलेंस शीट बनेगी। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए मेरे से। टोटल एसेट्स 10,50,000, आउटसाइड लायबिलिटी 2,50,000, रिजर्व इज 1 लाख, तो 3,50,000 हो गया, तो पार्टनर्स कैपिटल हमारी 7 लाख की होगी। अब इसके अंदर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड अगर निकालना चाहूँ तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा? ये दोनों 8 लाख रुपीस। या फिर मैंने रिजर्व एंड कैपिटल, दूसरा फॉर्मूला टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, तो भी 8 लाख आ जाएगा। तो 8 लाख में कैसे भी निकाल सकता हूँ, 7 लाख प्लस 1 लाख कर लूँ या 10,50,000 माइनस 2,50,000 कर दूं, दोनों में ढंग से आ जाएगा। हाँ सर, हाँ सर कैपिटल एम्प्लॉयड और गुडविल में क्या रिलेशन है सर? अच्छा, ओके, ये देख कितना वैलिड क्वेश्चन पूछा है। वो कह रहा है आरी मेरे से कि ये आप गुडविल का चैप्टर पढ़ा रहे हो कि पढ़ा क्या रहे हो, इसके अंदर कहाँ से आ गया कैपिटल एम्प्लॉय? अब देखो अरिन, ये अच्छा वैलिड है क्वेश्चन तो तुम्हारा कि भैया पढ़ क्या रहे हैं हम। तो ये हम जो गुडविल देख रहे हैं, गुडविल में इसका कैपिटल एम्प्लॉयड का सीधा सा मतलब ये है कि मान लीजिए दो बिजनेसेस हैं, बिजनेस ए एंड बिजनेस बी, और बिजनेस ए कहता है कि मैं तो बहुत प्रॉफिट अर्न करता हूँ। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात। वो कहता है कि मेरी दोनों, अब मेरे पास चॉइस है, एज अब मैं आई वांट टू बिकम अ पार्टनर एंड देन ए एंड बी बोथ वांट कि मैं उनके फर्म को ज्वाइन करूं। मेरे को, मैं अब देख रहा हूं मैं ए फर्म को ज्वाइन करूं कि बी को ज्वाइन करूं। फर्म ए सेज दैट दे आर अर्निंग लॉट ऑफ प्रॉफिट्स। मैंने कहा लॉट मींस कितना? तो कहते हैं भाई हमारा प्रॉफिट 10 लाख रुपीस का है। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। बी से पूछा आपका प्रॉफिट कितना है? बोला कि माय आवर प्रॉफिट इज 8 लाख रुपीस। बहुत अच्छी बात। नाउ आई हैव टू कंपेयर व्हिच बिजनेस इज अर्निंग मोर प्रॉफिट्स। तो सिर्फ मैं प्रॉफिट देखकर ये नहीं कह सकता कि कौन सा बिजनेस अच्छा कर रहा है। कैन आई टेल दिस? अच्छा, व्हाट डू यू से हिमांशु, if there are two businesses A and B, A कहता है उसका प्रॉफिट 10 लाख है, B कहता है उसका प्रॉफिट 8 लाख है, तो कैन यू से कि which business is doing better? No sir. Why? आगे के सर्कमस्टांसेस मैटर करेंगे ना, किसके एक्सपेंसेस कितने ज्यादा आते हैं, किसको कितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रहा है अमाउंट। ओके, ये नेट डिविजिबल प्रॉफिट थोड़ा है पार्टनर्स का। ओके ओके ओके, नहीं है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट ही है यार। नेट डिविजिबल प्रॉफिट ही तो बढ़ता है पार्टनर्स को। तुम सैलरी दे दो, आईओसी दे दो, दोगे तो उसी में से, है, चाहे नेट डिविजिबल कर दो। अब मैं कहता हूँ चलो ठीक है ना, क्या कहते हैं कि हम बैठे हैं प्रॉफिट लेने बांटने के लिए, तो हम कह रहे हैं हमें सैलरी दो, आईओसी दो, कमीशन दो। अरे बस इतना ही बचा? अरे बचा क्या, आपने सब तो ले लिया पहले आईओसी सैलरी करके। और दूसरा हम कहते हैं ना सैलरी लेते हैं, ना आईओसी लेते हैं, ना कमीशन लेते हैं, सारा का सारा ले लेते हैं। तो आईओसी सैलरी भी प्रॉफिट है, मतलब जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट पूरा का पूरा पार्टनर्स ले जाते हैं, चाहे वो कितना ही हो। तो हमारे लिए नेट प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है, डिविजिबल प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं है। डिविजिबल प्रॉफिट तो ये हुआ कि, अब मैं इसको कैसे समझाऊं, मतलब तो समझ गया। समझ गया, ठीक है। नाउ आई जस्ट नीड टू नो, ये इसका कहना है कि अभी हम नहीं कह सकते हिमांशु का ऐसा कहना है। तो और उसके लिए एक और रीजन ये भी रहेगा कि अगर मैं होता और मेरे को कोई फॉर्म ज्वाइन करनी होती तो मेरे को पहले पता होना चाहिए था कि उन लोगों की ऑलरेडी क्या चल रहा है। बिकॉज आपने पहले भी यही बोला था कि जो सैलरी कमीशन रहता है वो इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए रहता है, तो वो फॉर्म को कोई बेनिफिट नहीं करता। तो अगर अगर नेट डिविजिबल प्रॉफिट इक्वली एक डिवाइड होता है और एक होता है कि कोई 5% कमीशन लेके जाता है और कोई हर मंथ सैलरी लेता है,
तो फिर एंड में उनके बैलेंस शीट, उनके जो अकाउंट होते हैं उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो अगर मैं कभी ज्वाइन कर रहा हूँ तो मैं तो ये चीजें देख के फिर ही ज्वाइन करूंगा। Okay, fine. Long explanation from Himanshu, how he would like to join a firm. Now my question is still the same. अंश, तुम क्या कहते हो? तुमने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है तो you should be able to answer this question. अंश, what do you say कि दो फर्म है, फर्म ए और फर्म बी. फर्म ए कहती है उसका 10 लाख का प्रॉफिट है, फर्म बी कहती है 8 लाख का प्रॉफिट है. तो which firm should I join? Whether firm A is doing good than firm B because वो 10 लाख कमा रही है. अंश, नहीं, तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही अंश. आई एम नॉट एबल टू हियर यू. सर उस चीज पे भी डिपेंड करता है कि मतलब कौन सी फॉर्म लंबे टाइम तक है. नहीं अंश, तब तो तुमने रेशियो एनालिसिस नहीं पढ़ा है. इफ यू आर नॉट गिविंग मी एग्जैक्टली द मेन पॉइंट ऑफ दिस आंसर. ठीक है, श्योर है? तुम बताओ. श्योर है? तुम बता. तू तो हाँ बता. दो फर्में हैं, फर्म ए और फर्म बी. सर वो क्वेश्चन तो सुन लिया मैंने पर मेरे को समझ नहीं आया. अच्छा श्योर, एक चीज तू बता. तू तो आज सामने Yes, आया. sir. श्योर ये बता, देख तेरे जो है ना, Yes, sir. मुझे ये बताना, बड़ा सिंपल सा पॉइंट बता रहा हूँ. मैं तेरे से कहता हूँ कि एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है. स्टूडेंट ए के मार्क्स आए से 60 और स्टूडेंट बी के मार्क्स आए 40. तो दोनों में से कौन अच्छा है पढ़ने में? ए. अरे यार. अच्छा, Yes, तू sir. ये नहीं पूछेगा श्योर कि ये 60 कितने में से आए? सर अगर मैं 100 में कहता हूँ ये से- 100 में से आया और ये मैं कहता हूँ 50 में से आया हूँ, तो तेरा आंसर बदल जाएगा ना. यस सर. तो यही काम है अंश रेशियो का. डिनोमिनेटर इज इम्पोर्टेंट. डिनोमिनेटर इज इम्पोर्टेंट, नॉट एग्जैक्टली. ठीक है, हम आते हैं उस पॉइंट पे, डेट्स वाले पे. तो पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर 60 मार्क्स आए ए को, लेकिन आए कितने में से? 100 में से आए ना. ये तो हमने पूछे ही, बताए नहीं कितने में से आए. और बी को 40 आए तो हम कह रहे बी बेकार है, बी तो इतना अच्छा. बी तुम मेहनत करो थोड़ी सी, बहुत नालायक हो गया तुम. ए को देखो, ए 60 लेके आए, तुम 40 लेके आए. बी रो रहा है बेचारा, कह रहा है क्या बात कर रहे हो, मेरे आउट ऑफ 50 आए और ए को तो आउट ऑफ 100 आए. उसकी तुलना मेरे से कहाँ हो सकती है? वो कहाँ और मैं कहाँ. ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस. तो अगर श्योर मैं कहता हूँ ये ए एंड कंपनी है और ये बी एंड कंपनी, दो पार्टनरशिप फर्म्स है, तो Yes, आप sir. क्या पूछोगे? अरिन सुन रहे हैं ना तुम? हाँ सर. हाँ सुन रहे. ये ए कहता है 10 लाख और बी कहता है 8 लाख, तो ये प्रॉफिट है. तो आप इनसे कहोगे ठीक है भाई, प्रॉफिट तो आपका 10 लाख 8 लाख ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कितनी कैपिटल लगाई है. अगर आप 10 लाख रुपया 1 करोड़ की कैपिटल पे कमा रहे हो, 100 करोड़ रुपया लगा के आप 10 लाख रुपया कमा रहे हो, तो 10% हो गया ना प्रॉफिट. 1 करोड़ रुपया लगाया धंधे में और तुम 10 लाख कमा रहे हो, तो तुम्हारा प्रॉफिट 10% हो गया. और बी ने 50 लाख रुपया लगाया और वो 8 लाख रुपए कमा रहा है. तो बी एंड कंपनी ज्यादा अच्छा काम कर रही है कि ए एंड कंपनी ज्यादा अच्छा काम कर रही है? सार्थक. हाँ श्योर है, तुम क्या कहते हो, कौन अच्छा काम कर रही है, बी एंड कंपनी की एंड कंपनी? बी एंड कंपनी. बी एंड कंपनी का प्रॉफिट अगर 10% से मैं देखूं तो 10% से उसका प्रॉफिट तो सिर्फ 5 लाख होना चाहिए. अगर ए एंड कंपनी के बराबर 10% चाहिए, लेकिन वो 5 लाख से ज्यादा कमा रहा है, 8 लाख रुपया कमा रहा है. तो जब हम कैपिटल के साथ कंपेयर करते हैं ना, यस 16%. तो अंश यही तो है रेशियो एनालिसिस भाई साहब. तो जब हम कैपिटल के साथ प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं, then we are able to get a better and more precise answer. Just looking to one figure, अगर हम कोई conclusion निकालते हैं, that can be misleading, and that is only the half picture. आधी कहानी है वो. But जब हम उसको डिनोमिनेटर के साथ कंपेयर करते हैं,
कितने कैपिटल लगाई तब प्रॉफिट बता, तो हम ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो ए एन कंपनी कह रही मैं 10 लाख कमा रही हूँ, तो भाई अच्छी बात है। बी एन कंपनी कितना करी, 8 लाख ही कमा रहे हैं, तो भाई कैपिटल कितनी लगाई है पहले ये तो बताओ। तो जिसने कम कैपिटल में ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है आरीन, उसकी गुडविल ज्यादा होगी। इज दैट नॉट ट्रू आरीन? अरे तुम क्वेश्चन पूछ के कहाँ गायब हो जाता है? रिपीट कर दो क्वेश्चन। क्या कह रहे हो? क्वेश्चन रिपीट कर दो, आपने क्या बोला? क्वेश्चन कुछ नहीं, रिपीट कर दो। मैं ये क्या कह रहा हूँ, मैं तो सीधी सी बात कह रहा हूँ, जो तूने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दे रहा हूँ हाँ, मैं मेरे को आगे कह रहा हूँ कि अगर हम सिर्फ प्रॉफिट को देखते हैं देन द इंफॉर्मेशन कैन बी मिसलीडिंग, लेकिन हम जब ये देखते हैं कि कितनी कैपिटल पे कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, तब जाके हम प्रॉफिट का सही असेसमेंट कर सकते हैं। सिर्फ प्रॉफिट से हम नहीं कह सकते। अब हम भाई बोलो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो इतना प्रॉफिट कमा रही है सब, अरे तो रिलायंस इंडस्ट्री ने लगाया कितना पैसे है वो तो देखो। एक दूसरी कंपनी हो सकता है उससे ज्यादा अच्छा काम कर रही हो, उसका प्रॉफिट रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ प्रॉफिट ज्यादा हो। तो हमारे लिए इसलिए कभी भी प्रॉफिट के केस में एब्सोल्यूट वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं होती है, हमारे लिए हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज इंपॉर्टेंट होता है, जिसको कहते हैं रेट ऑफ प्रॉफिट, रेट ऑफ रिटर्न, या एक और वर्ड इसके लिए यूज होता है रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो हमेशा परसेंटेज में होता है। तो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिट का रेट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है देन द एब्सोल्यूट अमाउंट, क्योंकि एब्सोल्यूट अमाउंट छोटी फर्म का कम होगा, बड़ी फर्म का ज्यादा होगा, बट इट डज नॉट मीन कि बोथ आर कंपेरेबल इन टर्म्स ऑफ कैपिटल अमाउंट। एब्सोल्यूट अमाउंट से हम कंपेयर नहीं कर सकते, हम परसेंटेज से कंपेयर करते हैं। तुम अपनी बात करते हो कि कितने पर, ये थोड़ी कहते कितने मार्क्स है, पहले पूछते हैं मैं परसेंटेज कितने है, बस खत्म, फिनिश। Why we ask percentage? Because that is better comparison rather than absolute marks. किसी के कितने सब्जेक्ट हो सकते हैं, किसी के कुछ हो सकते हैं, तो दैट इज द रीजन। तो आरीन, जब मुझे प्रॉफिट को देखना है कि कौन सा बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, किसकी ज्यादा गुडविल है, तो आई ऑल्सो नीड टू नो कि भाई आपने कैपिटल कितनी लगा रखी है। इज दैट ओके? हाँ सर। तो इसलिए हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना हमारे लिए गुडविल वैल्यूएशन में जरूरी है। और आपने जब ये क्वेश्चन एक पूछा है तो मैं यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दूं, जो नेक्स्ट मेथड है हमारी, जिसको हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर तो हमें ये देखना होता है, सुपर प्रॉफिट किसको कहते हैं? एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट जो हम पहली मेथड में निकाले थे, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट माने जो सबको रेट हो रहा है उस हिसाब से। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे हम निकालते हैं? अगर मार्केट में 10% का रेट ऑफ प्रॉफिट है तो नॉर्मल रेट, तो हम कहते हैं इसके अंदर हमारा फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। तो हम देखते हैं कि हमने बिजनेस ने कितना पैसा लगाया है और नॉर्मल रेट के हिसाब से उनका नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए, फिर उस नॉर्मल प्रॉफिट को एक्चुअल प्रॉफिट में से माइनस करते हैं, देन वी गेट द सुपर प्रॉफिट। तो अगर एक कोई बिजनेस ने बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए लगाए हैं और नॉर्मल 10 लाख रुपए लगाए हैं, 10 लाख, और नॉर्मल रेट 10% है, तो नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख होना चाहिए। मतलब 10 लाख रुपए में बाजार के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से आप 1 लाख रुपए आपको कमाना चाहिए। सब कोई 10% कमा रहे हैं, आपने 10 लाख लगाए तो आपका 1 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए, दैट इज द नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन कोई बिजनेस कहता है कि भाई मेरा जो एक्चुअल प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट तो मेरा 1,80,000 रुपए, तो आप 1,80,000 रुपए ज्यादा कमा रहे हो, तो एक्चुअल प्रॉफिट इज दिस एंड नॉर्मल प्रॉफिट इज दिस, तो यू आर अर्निंग 80,000 एज सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट टेल्स यू व्हाट यू आर अर्निंग मोर देन अदर्स। तो दूसरे लोग, अगर देखो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, अगर 10 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड है और 10% का रेट ऑफ रिटर्न है, इसका मतलब ये हुआ कि जो कोई 10 लाख रुपए लगाएगा इस बाजार में वो 10% तो कमा सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी तारीफ की बात नहीं है। एनीबडी कैन मेक 10% विद 10 लाख रुपीज विद एनी अमाउंट, कोई भी कैपिटल होगी उस कैपिटल पे 10% कमा सकता है। मतलब अगर किसी को 10 लाख दोगे तो 1 लाख कमाएगा, 20 लाख दोगे तो 2 लाख कमाएगा, 30 लाख दोगे तो 3 लाख कमाएगा, 10% कमाएगा। तो मैंने अपने धंधे में 10 लाख रुपए लगाए,
तो मुझे सबके हिसाब से 1 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन अगर मैं 1,80,000 अर्न कर रहा हूं तो मेरा 80,000 ज्यादा अर्न कर रहा हूं, this 80,000 more, so this 80,000 more is my super profit, is my super profit. Is that okay? तो सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है जो हम दूसरों से कंपैरिजन में ज्यादा अर्न कर रहे होते हैं, ज्यादा अर्न कर रहे हैं, दैट इज माय सुपर प्रॉफिट. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, तो हम ये इसलिए निकालते हैं, इसको तो मैं बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको अभी मेथड हम करेंगे, लेकिन अभी जो मुझे आपको पहले शीट सबसे पहले शेयर की है दैट इज ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड. तो मैं आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड की शीट है, इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड हर केस में निकालना है. एक ही क्वेश्चन है पूरे शीट के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1, 2 आए ही नहीं इसके अंदर, तो एक ही क्वेश्चन है, छोटे छोटे हिस्से, तो आप बस इसके अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड आप निकाल लेंगे नंबर 1. तो ये है आपकी शीट नंबर 18. एंड देन शीट नंबर 17 मुझे सबकी नहीं मिली है, तो जिनकी नहीं मिली वो मुझे भेज दें जरा से, ठीक है. नाउ शीट नंबर 19. शीट नंबर 19 में गुडविल निकालने की कोशिश करनी है सुपर प्रॉफिट मेथड से. मैंने अभी आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है सुपर प्रॉफिट मेथड का, तो आप क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने की कोशिश करेंगे. हो सकता है आप सफल हो सकता है गलत हो, वो सब घबराने की बात नहीं, बट यू विल ट्राई टू डू दैट. तो ये फॉर्मूले कैसे, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, गुडविल इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट अर्न इनटू, नहीं सॉरी ये नॉट गुडविल, इट इज सुपर प्रॉफिट. ये मुझे ठीक करना पड़ेगा, ये गुडविल नहीं है, ये सेकंड केस में सुपर प्रॉफिट है, ये सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट अर्न माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. फिर गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज. फिर सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. हाँ तो ठीक है, एक ही बात है, ये फॉर्मूला हमने रिपीट किया है. फिर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला दिया है, टोटल रियल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल. डेफिनेटली रियल एसेट्स में फिक्टिशियस नहीं आती, गुडविल हटा दी, आउटसाइड लायबिलिटीज कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज. तो इस ढंग से आप निकाल सकते हैं, और जो सुपर प्रॉफिट आएगा उसके बेसिस पे आपको गुडविल निकालनी, उसके बेसिस पे आपको गुडविल निकालनी. तो आप एक बार पहले ट्राई करेंगे, फिर थोड़ी सी दिक्कत आएगी तो वो मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन एक बार आपको ट्राई तो करना है. अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर 4 साल का प्रॉफिट दिया है, 4 इयर्स का, 3 इयर्स एवरेज ऑफ 3 इयर्स. इसके अंदर सिर्फ 3 साल लेने हैं आपको, तो ये आखिरी के 3 साल लेंगे आप, दैट्स इट. इनको ऐड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा. ये आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है. कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख रुपीज है, 2 लाख का 10% निकालेंगे तो 20,000 नॉर्मल प्रॉफिट आएगा. तो एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट सुपर आ जाएगा. अच्छा, ये इसके अंदर एवरेज प्रॉफिट में एक बार ट्राई कीजिए, मतलब सीधी सी बात, मतलब एक बार ट्राई करेंगे तो फिर समझ. मैं बताता हूँ तो सुनते हैं नहीं आप, जब आप ट्राई करते हैं तो डाउट आते हैं, तो व्हाई नॉट ट्राई इट फर्स्ट. तो ये दोनों शीट्स में आपको भेज रहा हूँ, 18th और 19th. एक शीट इसमें और बचेगी, फिर ये गुडविल चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, जिसके अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड हमें करनी है, जिसके अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड हमें करनी है. तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड और निकालने की शीट भेज रहा हूँ, और एक सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने की शीट भेज रहा हूँ. आप बताइए, किसी को कोई चीज पूछनी हो तो पहले पूछिए मेरे से. सर इकोनॉमिक्स में डाउट है, मतलब आपने जो कल समझाया था वो उसमें इंक्रीज इन स्टॉक और अच्छा, डिक्रीज इन कल ही हुई थी ना स्टॉक, इकोनॉमिक्स की क्लास, याद है ना, याद आ गया. तब अब क्या याद नहीं आ रहा. हाँ पर चलो आपने ठीक है, increase जब भी आपने stock और समझाया था decrease- 4 दिन पहले. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, फिर आगे बोलो. सर वो इंक्रीज इन स्टॉक और डिक्रीज इन स्टॉक मतलब क्या, मतलब ठीक है वो ठीक जो- है ठीक है. ये यहाँ पे अकाउंट्स में अच्छा, किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? नो सर. ओके, ये मैं भेज दूंगा आपको, आप इसको कर लीजिएगा, सो दैट वी कैन हैव दिस.